ये आकाशवाणी है। बदलती फिजाएं प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 20वीं कड़ी जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव भाग 1। बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए, सुबह की फिजा में तपिश भी मिलेगी, तपिश की लहर में खुद ही संभलिए, बदलती फिजा में खुद को असर देखने को घर से निकलिए। माँ बोलो वाणी। माँ, मेरा नाश्ता जल्दी दो, मुझे स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। वाणी, तुम्हें आज नाश्ता नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम पढ़ाई नहीं करती हो। तुम्हारा नाश्ता बंद। अरे तुम तो ना बस चुप ही रहो, रात भर मोबाइल में लगे रहते हो। इस तरह तुम पास भी नहीं हो पाओगे। देखो, तुम कुछ भी कहो, पर आज तुम्हें नाश्ता नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। माँ ये क्या कह रहा है? अरे नाश्ता जल्दी दो, मुझे देर हो रहा है। आकाश बिल्कुल ठीक कह रहा है वाणी। अभी तुम्हारा नाश्ता नहीं बना है, इसलिए नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों माँ? पापा देखो ना, सब क्या कह रहे हैं। अरे परेशान मत हो वानी बिटिया, आज आराम से नाश्ता करो। तुम्हारा स्कूल प्रशासन ने कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया है। ऐसा क्यों? अरे तुम खुद महसूस कर रही हो कि पिछले कुछ दिनों से गर्मी बढ़ती जा रही है। हाँ, पर बीच बीच में बारिश भी तो हो रही थी। पर कल दिन से हो रही बारिश ने रात में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। शहर का काफी हिस्सा पानी से भर गया है और आसपास की झुग्गियां और गांव जलमग्न हो गए हैं। सारे स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद कर पीड़ित लोगों के रहने का इंतजाम किया गया है। ओह, रात में भयंकर बारिश की आवाज तो आ रही थी, पर मैं अपना प्रोजेक्ट करने में इतनी बिजी हो गई थी कि ध्यान ही नहीं गया और सुबह उठने में भी देर हो गई। कोई बात नहीं, अब आराम से नाश्ता करना है। पर पापा, इतनी गर्मी और बेमौसम बारिश ये पहले तो नहीं होती थी। आकाश, जलवायु परिवर्तन और उसके बढ़ते दुष्प्रभाव के कारण ऐसा हो रहा है। जलवायु परिवर्तन ये क्या है? आकाश, हाँ, हमारे टीचर्स भी जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव के बारे में बताते रहते हैं। एक मिनट, बाकी बातें बाद में। समाचार का समय हो गया है, चलो पहले हम समाचार सुन लेते हैं। जी आकाश, रेडियो ऑन करो। जी मामा, मैं करता हूँ। लीजिए। ये आकाशवाणी है। सबसे पहले मुख्य समाचार। माननीय प्रधानमंत्री ने कौशल विकास प्राधिकरण को बनाने की घोषणा की है। पिछले कुछ दिनों से गर्मी के बाद अब बारिश ने कई शहरों में तबाही मचा दी है। संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण प्रमुख एरिक सोलहेम ने कहा है कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व के कई देश प्रभावित हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से कई देश प्रभावित हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? हाँ मम्मा, ऐसा क्यों? नहीं आकाशवाणी, अब कोई और सवाल नहीं। पहले तुम लोग नाश्ता खत्म करो, उसके बाद हम करेंगे ज्ञान की बातें। ये लो आकाश, प्लेट लो। जी माँ। लो वाणी, तुम भी। जी माँ। चलो शुरू करो। जी। माँ, टेस्टी बना है। माँ, मजा आ गया। हाँ। आकाश, अपना जूस खत्म करो। जी माँ। अच्छा माँ, आप हमें जलवायु परिवर्तन के बारे में बताने वाली थी, बताइए ना। हाँ, बताती हूँ। चलो अब ध्यान से सुनो। जी मम्मा। देखो बेटा, जैसा कि नाम ही जल और वायु है, तो इससे ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि ये हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है। पर इनमें जब दीर्घकालिक परिवर्तन होता है तो इसे हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, प्राकृतिक और मानवीय।
दरअसल बेटा, पिछली कुछ सदियों से हमारे जलवायु में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। यानी दुनिया के विभिन्न देशों में सैकड़ों सालों से जो औसत तापमान बना हुआ था ना, वो अब बदल रहा है। वाकई में माँ। तापक्रम बढ़ रहा है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, बहुत सारी वनस्पतियों और जीव जंतुओं के अस्तित्व का खतरा बढ़ गया है। हाँ माँ, हमारी टीचर बता रही थी कि जम्मू कश्मीर, केदारनाथ, तमिलनाडु और केरल आदि में जो विपदा आई उसका कारण जलवायु परिवर्तन ही था। तुम्हारी टीचर ने बिल्कुल सही बताया वाणी। पर ऐसा क्यों माँ? ऐसा इसलिए बेटा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण मनुष्य ही है। वो कैसे? वो ऐसे बेटा, क्योंकि सामान्यतः जलवायु में परिवर्तन कई वर्षों में धीरे धीरे होता है, लेकिन मनुष्य के द्वारा पेड़ पौधों की लगातार कटाई और जंगल को खेती या मकान बनाने के लिए उपयोग करने के कारण इसका प्रभाव जलवायु पर भी पड़ने लगा है। ओह, पर माँ, हमने पढ़ा है कि बर्फीले ध्रुव भी तेजी से पिघल रहे हैं। तुमने बिल्कुल सही पढ़ा है आकाश। पिछले 100 वर्षों में अंटार्कटिका के तापमान में 2 गुनी वृद्धि हुई है। क्या? इसके कारण अंटार्कटिका के बर्फीले क्षेत्रफल में भी कमी आई है। ओह, और इस प्रकार वहां की पारिस्थितिकी में होने वाले बदलावों के कारण वहां उपस्थित समस्त जीव भी प्रभावित होते हैं। यदि तापमान में वृद्धि इसी तरह होती रही तो इस सदी के अंत तक एल्प्स पर्वत श्रृंखला के लगभग 80% हिमनद यानी ग्लेशियर पिघल जाएंगे। क्या 80%? हाँ, हमारे लिए ये चिंता का विषय है आकाश कि हिमालय क्षेत्र के हिमनद विश्व के अन्य क्षेत्रों के हिमनदों से अधिक तेजी से पिघल रहे हैं बेटा। देखो बच्चों, एक बात समझ लो, धरती के तापमान में वृद्धि के कारण हिमनद और ध्रुवीय प्रदेशों की बर्फ पिघलने की रफ्तार बढ़ गई है, जिसके परिणाम स्वरूप महासागरों का जल स्तर औसतन 27 सेंटीमीटर ऊपर उठ चुका है। 27 सेंटीमीटर? जलवायु विज्ञानियों के अनुसार यदि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में जमाव का सिलसिला जारी रहा तो धरती के तापमान में वृद्धि होती रहेगी। क्या? जिसके परिणाम स्वरूप हिमनद और ध्रुवीय इलाकों की बर्फ पिघलने की रफ्तार बढ़ने से सागर तटीय इलाकों के डूबने का खतरा बढ़ जाएगा। क्या सच में पापा? हाँ, और महासागरों का बढ़ता जलस्तर मालद्वीप जैसे हजारों द्वीपों को ले डूबेगा। हे भगवान! यही नहीं बच्चों, जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप भारत के उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और पश्चिम बंगाल राज्यों के तटीय क्षेत्र तो जलमग्नता के शिकार होंगे। क्या? हाँ, और जिस कारण आसपास के गांवों और शहरों में 10 करोड़ से भी अधिक लोग विस्थापित होंगे, जबकि समुद्र में जलस्तर की वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत के लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीपों का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। क्या सच में मम्मा? हाँ बेटा, समुद्र का जलस्तर बढ़ने से मीठे जल के स्रोत दूषित होंगे, जिसके कारण पीने के पानी की समस्या बढ़ेगी। बिल्कुल सही कहा। और हमें यह भी समझना होगा, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव समुद्र में पाए जाने वाले जैव विविधता संपन्न प्रवाल भित्तियों पर भी पड़ेगा, जिन्हें महासागरों का उष्ण कटिबंधीय वर्षावन कहा जाता है। समुद्री जल में उष्णता के परिणाम स्वरूप शैवालों यानी सूक्ष्म जीवी वनस्पतियों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जो कि प्रवाल भित्तियों को भोजन तथा वर्ण प्रदान करते हैं। उष्ण महासागर विरंजन प्रक्रिया के कारक होंगे, जो इन उच्च उत्पादकता वाले परितंत्रों को नष्ट कर देंगे। प्रशांत महासागर में वर्ष 1997 में अल्नीनो के कारण बढ़ने वाली ताप की तीव्रता प्रवालों की मृत्यु का सबसे गंभीर कारण बनी है। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी की लगभग 10% प्रवाल भित्तियों की मृत्यु हो चुकी है। 30% गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं तथा 30% का क्षरण हुआ है। ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क ऑस्ट्रेलिया का यह अनुमान है कि वर्ष 2050 तक सभी प्रवाल भित्तियों की मृत्यु हो जाएगी। बिल्कुल। पापा, आपने बताया कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव समुद्र क्षेत्र के जैव विविधता पर पड़ेगा, तो क्या मछलियां भी इनसे प्रभावित होंगी?
हाँ बिल्कुल होंगी, पर अभी मुझे जाना है। पापा। तब तक तुम लोग अपनी मम्मा से बातें करो, है? मैं आता हूँ, है? ठीक है पापा। मम्मा देखिए ना, पापा तो चले गए, पर अब अरे अरे अरे, तो ऐसी रोनी सूरत क्यों बना रहे हो? मैं हूं ना। बोलो। माँ, आप ही तो बड़ी क्लास में विज्ञान पढ़ाती हैं, आप ही बताइए ना प्लीज। पापा तो पता नहीं कब आएंगे। अरे अरे वाणी, मैं बिना प्लीज के बताऊंगी। पूछो तुम लोगों को क्या पूछना है। मम्मा, वाणी ने पूछा था कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव समुद्र क्षेत्र के जैव विविधता पर पड़ेगा, तो क्या मछलियां भी इनसे प्रभावित होंगी? तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है आकाश। देखो बेटा, वैश्विक जलवायु परिवर्तन का नकारात्मक असर कैरेबियन मछलियों पर स्पष्ट दिख रहा है। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि इसके कारण वहाँ की मछलियाँ काफी जहरीली हो रही हैं। अब ये बात शोधकर्ताओं ने अध्ययन के बाद बताई है। प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर ग्लेन मॉरिस ने बताया कि पर्यावरण के लगातार बदलाव के कारण कैरेबियन मछलियों में विषैले तत्व विकसित हो रहे हैं। क्या? इसे खाने वाले मनुष्य भी काफी विषाक्त हो रहे हैं और इसके कारण वो कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। पर माँ, मछलियां बीमार हो रही हैं, वो कैसे? आकाश, डॉक्टर मॉरिस ने बताया है कि मौसम में लगातार बदलाव के कारण समुद्र का तापमान काफी बढ़ रहा है और इसके कारण गैम्बियरडिस्कस नामक समुद्री शैवाल भी काफी बढ़ रहे हैं। ये शैवाल काफी विषैले होते हैं। समुद्र में रहने वाली शाकाहारी मछलियां इन शैवाल के सहारे ही जीवित रहती हैं। अब विषैले शैवाल की संख्या इतनी बढ़ रही है कि जिसके कारण मछलियों को मजबूरन इन्हें खाकर गुजारा करना पड़ रहा है। इसे खाते ही मछलियां जहरीली हो जाती हैं। मम्मा, तो फिर इंसान पर क्या असर होगा? वाणी, इसके बाद जब मनुष्य इन मछलियों को खाता है तो वो भी विष की चपेट में आ जाता है। मछलियों के अंदर पनपने वाला जहर काफी खतरनाक होता है। मछलियों को कितना भी क्यों ना पका लिया जाए, ये विषैले तत्व समाप्त ही नहीं होते। हाल के वर्षों में इन मछलियों को खाने वाले कई लोग गंभीर रोगों की चपेट में आए हैं। मम्मा, मछलियां जहरीली हो रही हैं और उसे खाने वाले लोग भी उसके शिकार हो जाते हैं। अच्छा है, कम से कम हम लोग शाकाहारी हैं। ये तो अच्छा है। तुम्हारे शाकाहारी होने से क्या होगा? और लोग तो उसकी चपेट में आ रहे हैं ना बुद्धू। मामा, पर माँ, ये बताओ कैसे पता लगता है कि लोगों पर इसके क्या असर पड़ रहा है? देखो वाणी, इन जहरीली मछलियों को खाने के बाद लोगों को सबसे पहले उल्टी और फिर उबकाई आती रहती है। इसके बाद तो कई लोग डायरिया के भी शिकार हो जाते हैं। क्या? और जब ये बीमारी बढ़ने लगती है तो ये गंभीर रूप ले लेती है। इसके बाद हाथ, पैर और चेहरे पर सिरहन सी शुरू हो जाती है। इसके अलावा शरीर में काफ़ी दर्द होता है और शरीर काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है। और जानते हो, कभी कभी तो इसके कारण असामान्य लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। जैसे ठंडा पानी भी गर्म लगने लगता है। ये तो बड़ी गंभीर बात बताई मम्मा आपने। पर क्या इससे बचने के उपाय पर भी उन्होंने कोई शोध किया है? हाँ, क्यों नहीं। डॉक्टर मॉरिस ने बताया कि इस समस्या से निपटने के लिए सबसे पहले इसके मुख्य घटक के बारे में सोचना चाहिए, जो कि लगातार बदलती जलवायु है। सबसे पहले इन कारणों की तलाश पर कोई कारगर कदम उठाना चाहिए, जिससे कि हमारा पर्यावरण भी बचा रहे। बिल्कुल माँ। देखो आकाश, जरा कौन है? जी माँ, मैं देखता हूँ। पापा आप इतनी जल्दी कैसे आए? अरे बच्चों, मैंने तुम्हें बताया था कॉलेज और स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है ताकि आपदा पीड़ित लोगों की देखभाल की जा सके। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं कार्य कर रही हैं, पर मैं तुम लोगों को अपने साथ ले जाने आया हूँ। पर क्यों? जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जहां विशेषज्ञ इसको लेकर नवीनतम जानकारियां देंगे। मुझे लगा कि हम सब लोग वहां चलते हैं। जी। हाँ, तुम लोगों को अपनी सारी जानकारियां भी मिल जाएंगी। चलो जल्दी करो। जी चलो आकाश, जल्दी से। नमस्कार,
जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और रोकथाम के उपाय के लिए आयोजित इस कार्यशाला में आप सभी का स्वागत है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित विशेषज्ञ हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के उप महानिदेशक डॉक्टर आनंद शर्मा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली में पर्यावरण विज्ञान विभाग के सह प्रोफेसर डॉक्टर सोमनाथ वैद्य रॉय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के सह प्रोफेसर डॉक्टर सुदेश यादव। धन्यवाद। डॉक्टर आनंद शर्मा जी, जैसा कि आज का विषय है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन, तो आप हमें ये बताएं कि इस ग्लोबल वार्मिंग के क्या-क्या दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। देखिए, आजकल बात हो रही है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो है क्लाइमेट जो जलवायु है उसमें परिवर्तन होगा और उसके काफी सारे दुष्परिणाम होंगे, ऐसा कहा जा रहा है जो हमारे जनरल सर्कुलेशन मॉडल है उसके आधार पर जी। और उसमें ये कहा गया है कि भाई ग्लेशियर पिघलेंगे तो पानी की कमी हो जाएगी, समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, क्लाइमेटिक पैटर्न्स बदल जाएंगे और पानी की कमी होगी। कहीं जगह तो बहुत ज्यादा बारिश होगी और कहीं जगह सूखा पड़ जाएगा और उसके चलते जो है कृषि प्रभावित होगी, फूड सिक्योरिटी प्रभावित हो जाएगी आपकी और तरह तरह की बीमारियां फैल सकती हैं, वो भी उसमें कहा जा रहा है। और जैव विविधता की बात हो रही है कि भाई कई स्पीशीज जो है नेचुरली जब तापमान बहुत बढ़ जाएगा और पानी की कमी हो जाएगी तो वो विलुप्त हो सकती हैं। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो सच है कि ग्लोबल वार्मिंग तो हो रही है, जिसके चलते जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है, तो इससे निपटने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है? उसके लिए क्या करना चाहिए, दो ही चीजें हैं, एक तो है मिटिगेशन और एक दूसरा है एडेप्टेशन। जी। तो मिटिगेशन से जहां तक सवाल है, कुछ कंट्रीज ने शुरू कर दिया कि भाई अपने ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना चाहिए, इंडिया ने भी कम कर दिया। तो उसके लिए क्या क्या करना है, और तो कोल ऑयल को बिल्कुल 2050 तक खत्म ही कर देना है, जीरो कार्बन होना चाहिए। उड़ीसा ने कर दिया है कि भुवनेश्वर वगैरह में खास करके जो भी नया मकान बनेगा उसमें सोलर पैनल लगाए जाए, जैसे कि चेन्नई में वाटर हार्वेस्टिंग का है। जी जी। सिंगल यूज पॉलीथीन की बात हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा फोकस करना है, बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियों पे हम जाएं, तो ये सारे मुद्दे हम कर सकते हैं। और दूसरा लाइफस्टाइल चेंज करना है। मगर क्या अमेरिकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज अपने लाइफस्टाइल बदलने के लिए तैयार हैं? नहीं, वो आज भी बड़ी गाड़ियां चाहते हैं। इंडिया में, दिल्ली में, बड़े शहर में चले जाइए, हर किसी को बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए। जी जी। पहले छोटे घर में एक बड़ी फैमिली रह जाती थी, आज 4-4 बेडरूम के घर में 2 ही या 4 ही लोग रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें माइंडसेट बदलाव करना पड़ेगा। और इंडियन कल्चर है उसमें तो हमेशा से ही हमें ये कहा गया कि भाई सिंपल सोच होना चाहिए हमारा, सादा जीवन विचार। हम लोगों को नेचर का लिंक पता था कि सांप को मारोगे तो चूहा बढ़ जाएगा, तो ये हमारे कल्चर में तो था कहीं ना कहीं। जी। सुदेश यादव जी, जैसा कि आनंद शर्मा जी ने ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले दुष्प्रभावों और उससे निपटने के उपायों के बारे में हमें बताया, तो अब आप हमें ये बताएं कि भारत सरकार इस दिशा में किस तरह से कार्य कर रही है। भारत जलवायु परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है, अपना कार्यक्रम बना चुका है, अपना कार्यक्रम बना करके काम कर रहा है। जी। विकासशील देश होने के नाते हमने विकसित देशों से पूछा है कि आप अपना नियम बताइए, कानून बताइए, नीति बताइए कि आप कैसे इसको 2020 से चालू करेंगे। जहां तक हिंदुस्तान की बात है तो हम प्रतिबद्ध हैं इसके लिए और हमारी सरकार जो है वो इसमें काम कर रही है, कर चुकी है। अभी मैं छोटा सा एक आपको उदाहरण दूं, जी जी। 2.5 लाख करोड़ रुपया हमें सालाना लगाना है 2020 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जिसमें सरकार ने 1 लाख मेगावाट एनर्जी अल्टरनेट सोर्सेज से, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा से बनाने का एक संकल्प लिया है और उसमें सफलता हासिल की है, जिसमें से 40,000 मेगावाट छतों के ऊपर सोलर पैनल लगा करके 60,000 वाट पवन ऊर्जा से है। तो हम उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं और हमने न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ भी परिवर्तन की दिशा में कदम उठाए हैं ताकि हम बिजली जो पैदा करते हैं कोयले से वो कम की जा सके, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ये कम हो, जो कि सारे ही पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग के हिस्सा हैं। जी, सही कहा आपने। लेकिन भारत एक विकासशील देश है और विकास के चलते तो ये समस्याएं भी रहेंगी, तो फिर ये कैसे संभव होगा? विकास का एक सिंपल भाषा में मतलब है कि ज्यादा चीजों को
बनाना और अच्छी चीज़ों को बनाना। जैसे आप फ़ोन को लेंगे, मोबाइल फ़ोन को, तो अच्छे से अच्छा फ़ोन बनाना जो तेज़ चले, जिसमें फ़ोटो भी हो, जिसमें कम्युनिकेशन भी हो। तो विकास को तो चलते रहना पड़ेगा, और विकास का जब आप चीज़ें बनाओगे तो आपको कंज्यूम करने के लिए आबादी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब आप जब डेवलपमेंट करते हैं तो आपको एक जगह की आवश्यकता पड़ती है, आप एक इंडस्ट्री लगाते हैं, आप एक क्रिया करते हैं, तो उसमें पर्यावरण भी जुड़ जाता है साथ में। तो इसीलिए आजकल कहा जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप ऐसा विकास कीजिए, ऐसे स्रोतों को यूज कीजिए, प्राकृतिक स्रोतों को, संसाधनों को, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए कम ना पड़े, क्योंकि संसाधन का उपयोग करना और संसाधन का बनना दो बातें हैं। जी जी। तो इस्तेमाल करने की सीमा को अगर कम करें तो बनने की सीमा के बराबर नहीं तो इतना कर दे कि आने वाले पीढ़ियों को उसकी कमी ना पड़े और वो चलता रहे। जी बिल्कुल। अच्छा सोमनाथ जी, जलवायु परिवर्तन को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए हैं, आप हमें उनके बारे में कुछ बताएं। दिसंबर 2015 में पेरिस जलवायु समझौता हुआ था। अच्छा। 1997 में कियोटो समझौता हुआ था, इसी का फॉलो अप है पेरिस। तो पेरिस में ये तय हुआ था, ये अंतर्जातिक समझौता है। 3 चीज, एक है कि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री से कम रखे। 2 नंबर है कि ये ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री से कम रखने के लिए चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन है उसको कम करना है, लेकिन उसको ऐसे कम किया जाए ताकि खाद्य उत्पादन में कोई खतरा नहीं हो। और तीसरी पॉइंट जो है कि इन दोनों चीज के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए और वो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या था कि हर एक देश अपना अपना रास्ता खोज लेगा। ये मेरे ख्याल से एक पहला कदम है, तो इसलिए ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए इससे। फिर भी मैं कहूंगा कि एक अच्छा चीज तो निकला है इसमें से। जी। अच्छा, आजकल भारत में वैकल्पिक ऊर्जा की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे कि प्रदूषण में भी कमी आएगी। आप हमें इसके बारे में कुछ बताएं। एक्चुअली अगर आप देखें तो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का मेन जो कारण है वो है कोयला, पेट्रोल आदि फॉसिल फ्यूल जो है उसका इस्तेमाल करना। तो अगर ये ग्लोबल वार्मिंग का समाधान करना है तो हमको ये फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करना है, लेकिन विकास के लिए ऊर्जा तो चाहिए, ऊपर से आबादी भी बढ़ रही है, तो ये ऊर्जा कहाँ से आएगी? जी जी। ये वैकल्पिक ऊर्जा इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार का अभी हमारे देश में वैकल्पिक ऊर्जा का 57 गीगावाट का उपलब्धि है, जो कि हमारा जितना मांग है उसका 15% पूर्ण कर सकता है। ये इतना तो कभी होता नहीं है, लेकिन एक खुशी की बात है कि जुलाई 2017 में 13.2% जो बिजली है वो वैकल्पिक ऊर्जा से आया था। तो ये एक बहुत ही बड़ा सक्सेस है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखा कितना वैल्यूएबल होता है ना समटाइम्स वर्कशॉप। अरे बच्चों, बाहर तो बारिश होने वाली है, अब जल्दी से निकलते हैं, बाकी बातें घर चल के कर लेंगे। चलो जल्दी से आओ, गाड़ी में बैठो। चलो। उमड़ रहा है सात समंदर, तेज धूप का असर बढ़ा है, क्रोध सूर्य का शिखर चढ़ा है, नदी भी तरसने लगी पानी के लिए, हिमखंड की तरह अब खुद तो पिघले। बदलती फिजाएं। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 20वीं कड़ी सुन रहे थे। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव भाग 1। आलेख व अनुसंधान दिलीप कुमार झा का था। हिंदी अनुवाद डॉक्टर R.S. यादव। शीर्षक गीत डॉक्टर मेहता नगेंद्र सिंह। समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी। निर्देशन शरद शर्मा। प्रस्तुति सहायक नवीन कुमार और इस कड़ी के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। भाग लेने वाले कलाकार थे विजय नाग्याल, सविता शर्मा, ऋषि उन्नियाल और ट्यूलिप फजल। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे और सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे।
हमारा आज का पहला प्रश्न है, अंटार्कटिका के बर्फीले क्षेत्रफल में कमी का क्या कारण है? और दूसरा प्रश्न है, समुद्र में मछलियों के बीमार होने का क्या कारण है? तो हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं द्वारा निदेशक विज्ञान प्रसार, A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय जरूर लिखें। यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी जरूर लिख भेजिएगा। धारावाहिक बदलती फिजाएं की अगली कड़ी आप अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय सुन सकेंगे। नमस्कार।